हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। क्या जानकारी है वो सब मैं आपको बताऊँगा और लाइव दिखाऊँगा। हमारे जो CSC के CEO हैं और हमारे CSC के जो अधिकारी लोग हैं और हमारे जो बहुत बड़े मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उन्होंने क्या कहा वीडियो में CSC वालों के लिए, ये सब आपको दिखाएंगे लाइव। और क्या कहा हमारे CSC के जो CEO हैं, हेड में मैनेजर हैं, उन्होंने क्या कहा CSC वालों के लिए, क्या सर्विस नई भेजी गई है, वो सब हम आपको बताएंगे इस नई वीडियो में। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी का भी चैनल हो सब्सक्राइब अवश्य किया करो, इससे कोई ना कोई नई जानकारी मिलती ही है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या नई सर्विस आई है और किस तरह से उसमें काम करना है। देखिए, सबसे बड़ी सर्विस आज चल रही है वो है पैक कोड। आपने न्यूज़ पर देखा होगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या किसी पर भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, एक पैक कोड सर्विस चल रही है जो CSC में आई है। जो पैक कोड सर्विस है वो CSC में सभी काम पैक कोड के ज़रिए होंगे। अब सब काम पैक कोड के ज़रिए होंगे। किस तरह से काम करना है, किस तरह से पैक कोड जनरेट करना है, किस तरह से पैसे कटने हैं, कितने खर्चा लगेगा, कितना हमें बेनिफिट होगा, वो सब हम आपको लाइव वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि हमें पैक कोड कैसे जनरेट करना है और हमें पैक कोड के ज़रिए किस तरह से काम करना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आयामी बनाने के लिए जो उनके बायलॉज है, उसका जो पैक्स AGM है, उसके तहत सितंबर तक जो है उन्हें बहुआयामी बनाने का जो है हमारा कार्य जो है पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है उनको भी मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा, जिससे कि गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। जो अगला इनिशिएटिव है विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले ही सरकार के द्वारा पैक्स के स्तर पे भंडारण की जो समस्या थी उसे सुलझाने के लिए जो है विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लाई गई है, जिसके तहत पैक्स के स्तर पे जो गोदाम है उसका निर्माण किया जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि किसानों को अपना अन्न बेचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या फिर जिस समय वो अपना अन्न बेचना चाहते हैं उस समय उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो इसके निवारण के लिए जो है पैक्स के स्तर पे यदि गोदाम की व्यवस्था होगी तो पंचायत स्तर पे ही किसान अपना अन्न गोदामों में रख सकते हैं, और कालांतर में जब मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाए तो उस समय पैक्स अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए जो है सभी पैक्स में हमारी योजना है कि वहाँ पे गोदामों का निर्माण किया जाए, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है और 24 राज्यों के 24 पैक्स में पायलट स्टेज पे ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम इस सभागार में पैक्स के द्वारा जो CSC की सुविधाएं दी जानी है, जहां पर कि 17,000 से अधिक पैक्स CSC पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं और उनके द्वारा आज से जो सुविधाएं दी जानी है उसका शुभारंभ होना है, उसका भी जो है इनिशिएटिव मंत्रालय के द्वारा लिया गया, जिसमें कि MITI और CSC SPV के साथ में समन्वयन के साथ जो है पैक्स को CSC की सेवाएँ प्रोवाइड के द्वारा CSC की सेवाएँ प्रोवाइड की जा रही है। इससे पंचायत स्तर पे ही 300 से अधिक सेवाएं, जिसके तहत ज़मीन के कागज़, रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना इत्यादि जैसी सेवाएं जो है वो पंचायत के स्तर पे पैक्स के माध्यम से दी जा सकेगी। इससे जो है लोगों को ब्लॉक के स्तर पे या फिर ज़िले के स्तर पे जो है उन सेवाओं को लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा और पैक्स ही जो है CSC की सेवाएँ अपने स्तर पर दे सकती हैं। और साथ ही साथ नए FPO गठन भी पैक्स कर सकती है। आप सभी को पता है कि FPO स्कीम के तहत काफ़ी लाभ जो है वो समितियों को दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें कुछ पूंजी का भी जो है लाभ दिया जाता है। तो करीब 1100 नए FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वैसे ब्लॉक्स जहाँ पर कि अभी कोई FPO गठित नहीं है, वहाँ पर भी पैक्स जो है FPO बना सकती है और उसके द्वारा जो है वो कारोबार कर सकते हैं, जिसके लिए NCDC ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इस साल के दिसंबर के अंत तक हमें 1100 नए FPO बनाने का जो है मौका रहेगा, जहां पर कि पैक्स के द्वारा ही ये FPO बनाए जाएंगे। साथ ही साथ पैक्स को LPG तथा पेट्रोल पंप चलाने के लिए अभी तक पैक्स LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कार्य नहीं कर सकते थे,
लेकिन मंत्रालय के इनिशिएटिव लेने के पश्चात गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है और अब ग्रामीण स्तर पर, पंचायत के स्तर पे LPG वितरण का कार्य जो है पैक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ पैक्स को कैटेगरी 2 में रिजर्वेशन दिया गया है, जहां पर कि वो जो हमारे पेट्रोल पंप है उसके लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत जो है उन्हें पैक्स को वो लाइसेंस मिल सकेगा और वो उसके वितरण, पेट्रोल तथा डीजल के वितरण का कार्य जो उसका अपने आउटलेट के माध्यम से कर सकेंगे। PM भारतीय जन औषधि केंद्र, आप सभी को पता है कि ग्रामीण स्तर पर जो है वहाँ पे मरीजों को जो सुविधाएं देनी है, जो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना है, उसकी सुविधा भी कई जगह पे नहीं थी। उसके लिए हमने पैक्स के द्वारा ही, जिससे कि लोकल स्तर पे जो है उन्हें जो जेनरिक मेडिसिन है वो मिल पाए, सस्ते दर में जो दवाएं हैं वो मिल पाए, उसकी हमने व्यवस्था की है। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2000 पैक्स में हम ये सुविधा को शुरू करें, जिससे कि गांव के स्तर पे ही जेनरिक मेडिसिन जो है लोगों को दिया जा सके और इससे पैक्स का कारोबार भी बढ़ेगा, उनके मुनाफे में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसके तहत उर्वरक का वितरण किया जाता है, तो जिन पैक्स में उर्वरक का वितरण नहीं होता है उसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लेकर और उन सभी पैक्स के माध्यम से जो है हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर उर्वरक का वितरण हो, किसान संबंधी जानकारी इत्यादि जो है वहाँ के फार्मर्स को दी जा सके। साथ ही साथ पैक्स को हम PM कुसुम स्कीम, जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है, उसके साथ भी हम कन्वर्ज कर रहे हैं, जिससे कि जो वहाँ की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जो थोड़ी बहुत समस्याएं अगर होती है तो उसका निवारण हो सके, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर वाटर पंप जो कि डीजल के सहारे चलते हैं उसको जो है एग्रीकल्चरल वाटर पंप में कन्वर्ट किया जा सकता है और वहाँ पे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स लगाकर वहाँ पे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी भी हमने व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की है। नेक्स्ट, डेयरी तथा फिशरी समितियां जो है अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे पाती थी या फिर अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल सुविधाएं नहीं दे पाती थी, तो उसके लिए DCCBs तथा STCB के माध्यम से नाबार्ड ने पायलट परियोजना स्टार्ट की है, जो कि पंचमहल और बनासकांठा DCCB के सहयोग से चलाया जा रहा है, जहां पर कि डेयरी तथा मात्स्यिकी समितियों को माइक्रो ATM दिए जाएंगे और उस माइक्रो ATM के माध्यम से वो जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड भी डेयरी तथा फिशरीज़ के मेंबर्स को दिया जा रहा है, जिससे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके और गांव के और पंचायत के स्तर पे ही जो है पैसे जो है अपना निकाल सके, उन्हें दूर ट्रेवल करना ना पड़े। साथ ही साथ पैक्स के द्वारा गांव के स्तर पर उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है, आप सभी को पता है कि हर घर नल योजना के तहत जो है पानी पहुंचाने का कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पंचायतों के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन इसकी हमने व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी पैक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो लोगों को रोजगार देते हुए वहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इस हर घर नल जल योजना के तहत कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं तथा और भी लोगों को वहां पे रोजगार दे सकते हैं। तो पैक्स के लिए लिए गए इन 14 इनिशिएटिव्स का हम चाहते हैं कि जितने भी इस सभागार में पैक्स के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, आप सभी इसका लाभ उठाएं और तथा पैक्स का कारोबार बढ़ाने के लिए तथा ज़मीनी स्तर पर लोगों को इसकी सुविधाओं दिलाने के लिए आप हमारे इनिशिएटिव्स का पूरा लाभ लें और आपका इनकम भी इससे बढ़ेगा तथा आप और लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आगे इनिशिएटिव्स के लिए मैं कपिल मीणा, जो कि उप सचिव सहकारिता मंत्रालय है, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आएँ और अन्य जो इनिशिएटिव्स जो मंत्रालय के द्वारा लिए गए हैं उन्हें बताएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इनिशिएटिव्स की इन कड़ी में आगे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय और RBI के सहयोग से। इसमें 15th इनिशिएटिव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ब्रांच एक्सपेंशन। अभी बीच में ये स्थिति थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन नहीं थी और वो नई ब्रांचेस नहीं खोल पाते थे। इस चीज़ को अभी अलाउ किया गया है, तो हमारे जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नई ब्रांचेस अब खोल पाएंगे। 16वां जो इनिशिएटिव है हमारा, उसमें डोर स्टेप बैंकिंग बाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोर स्टेप बैंकिंग भी कर पाएंगे जैसे कि और दूसरे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और इसके लिए UCBs को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया गया है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, CGTMSE जो स्कीम है उसके अंडर।
इससे फ़ायदा ये होगा कि कोलेट्रल फ़ी लोन्स जो होते हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे पाएंगे और रिस्क कवरेज उन्हें 85% तक का अपने लोन्स में मिलेगा, जो कि पहले ये फैसिलिटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा और दूसरे कमर्शियल बैंक्स की तरह ये फैसिलिटी भी उन्हें मिलेगी। तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स को ही फैसिलिटीज़ में एक और चीज़ अलाउ की गई है, वन टाइम सेटलमेंट। आप में से जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वन टाइम सेटलमेंट OTS जो स्कीम होती है वो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउड नहीं थी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, UCBs हैं, RCBs हैं, उन सबको वन टाइम सेटलमेंट की फैसिलिटी भी अब मिलेगी लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक। उसके अलावा एक और फैसिलिटी दी गई है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हमारे टारगेट्स होते हैं, 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है उसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। बिकॉज हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या सभी कोऑपरेटिव बैंक्स की थी वो ये था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं था जो कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करे। तो इसके लिए RBI ने अभी एक ऑर्डर निकाला है जो कि नोडल ऑफिसर एक डेजिग्नेट किया गया है RBI में, जो कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करेंगे। इसके अलावा 22 नंबर पे आप देखेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट्स जो थी रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसको बढ़ा के डबल किया गया है और अब डबल हाउसिंग लोन्स जो हैं वो दे पाएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और फैसिलिटी मिली है कि वो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लेंडिंग कर पाएंगे, उसमें भी लोन्स दे पाएंगे, जो कि पहले उनको ये फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 सोसाइटीज़ जो अभी नई बनी हैं नेशनल लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक सोसाइटी एक्सपोर्ट्स के लिए बनाई गई है, एक सोसाइटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है और तीसरी सोसाइटी सीड्स के लिए बनाई गई है। तीनों ही सोसाइटीज़ का सिमिलर फॉर्मेट है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कोऑपरेटिव का बेनिफिट है कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट वापस फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को वापस लौट के जाता है, मिलता है, वो फैसिलिटी एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में, सर्टिफाइड सीड्स के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में हमारी सोसाइटीज़ को वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट ऑल लेवल्स, मतलब कि इंक्लूडिंग पैक्स से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जितनी हमारी कोऑपरेटिव्स हैं वो सब इसकी मेंबर बन सकती हैं। और इसके थ्रू हम आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे हमारे। सीड प्रोडक्शन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, सर्टिफाइड सीड्स नहीं मिलते हैं किसानों को, वो सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस होंगे। और तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो कर पाएंगे और साथ में ये भी एक्सपोर्ट से भी जुड़ा होगा कि उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, आगे के कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो IT एक्ट से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, और ये हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इन द इनकम टैक्स एक्ट। पहला जो ये आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिला था वो था सरचार्ज की जो रेट थी वो पहले 12% हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। दूसरा जो फैसिलिटी मिली है इनकम टैक्स में वो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट की जो रेट थी वो 18.5% हुआ करती थी, उसे कम करके 15% कर दिया गया है। एक कैश ट्रांजैक्शंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी और उन्हें टैक्स लगता था, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिमूव करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर द IT एक्ट। इसी तरह से जो नई सोसाइटीज़ हमारी बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो जो भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में रजिस्टर होती हैं, बनती हैं, उनको अगले साल 31 मार्च तक एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जो कि उन्हें 30% टैक्स रेट लगती थी वो 15% ही लगी। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग
एक्टिविटीज़ में हमारे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है उसमें लिमिट इंक्रीज़ की गई है डेली कैश ट्रांजैक्शंस की। ये पहले सिर्फ 20,000 रुपये पर मेंबर हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये पर मेंबर किया गया है, जो कि पैक्स और पकार्ड्स जो होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट और लोन दोनों में उन्हें 2 लाख तक की छूट मिलेगी इनकम टैक्स से, कैश विड्रॉल करने के लिए। इसी तरह से जो कैश विड्रॉल लिमिट थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो पहले 1 करोड़ हुआ करती थी। 1 करोड़ से ऊपर उनको TDS लगता था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ पर एनम, मतलब कि 1 साल में 3 करोड़ रुपए तक उन्हें अब टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट अगले इनिशिएटिव्स जो हैं वो कोऑपरेटिव शुगर मिल से रिलेटेड हैं। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को कई सारी फैसिलिटीज़ अभी लास्ट 1 ईयर में दी गई हैं, इससे शुगर कोऑपरेटिव मिल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहली जो फैसिलिटी मिली है वो इनकम टैक्स में रिलीफ की मिली थी, जिसमें कि शुगर केन प्राइजेस, जो हायर शुगर केन प्राइजेस फार्मर्स को पे किए जाते थे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा था और उसकी कई सालों से उसकी पेनल्टीज़ भी उनको देनी पड़ रही थी, तो इसके ऊपर उन्हें रिलीफ मिली है। दूसरा इनिशिएटिव अगेन इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ शुगर जो हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको मिली है। इसमें 2016-17 से पहले के जो पेमेंट्स थे उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी थी उसको माफ़ कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा। तो जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको ये इनकम टैक्स अब जो है नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC के द्वारा। इसमें 10,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। इसमें इथेनॉल प्लांट्स सेटअप करना भी उन्हें अलाउड होगा। को जनरेशन प्लांट जो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं शुगर केन से, उसको प्रमोशन किया जाएगा, और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों के लिए ये लोन स्कीम स्टार्ट की गई है NCDC के द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर पे आप देखेंगे तो ये एक प्रेफरेंस दी गई है इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का भी कार्यक्रम चल रहा है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है उसके लिए, और कोजन प्लांट्स, ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोजन प्लांट्स, इन दोनों में ही कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंप्लीशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। इस पर मंत्रालय पिछले 1 वर्ष से काम कर रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पे कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जा रहा है। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इस मंथ के एंड तक ये पूरा डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारी 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इस देश में हमारी हैं उन सब का सारा डेटा अवेलेबल होगा, और इसको आप इस पे जाके डेटाबेस की साइट पे जाके आप एक क्लिक से सारे डेटा को देख सकेंगे। तो इसमें अभी तक 7.5 लाख डेटा एंट्रीज़ इसमें हो चुकी हैं सोसाइटीज़ की, और इसी मंथ में इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। ये डेटाबेस हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किस जगह पे कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा, और सरकार को बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ एक और इनिशिएटिव है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। एक नई कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और इसमें आइडिया ये है कि एक ही यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे हो जिससे सारे ट्रेनिंग के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड हों, और ये यूनिवर्सिटी जो है आपको क्वालिटी हमारी ट्रेनिंग एजुकेशन के कार्यक्रम चलाएगी। नेक्स्ट इनिशिएटिव, ये कैबिनेट अप्रूवल लास्ट ईयर जून में हुआ था, जेम पोर्टल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलाउ किया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसमें जो जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पर अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इन सबको प्रोक्योरमेंट एज ए बायर एज ए सेलर अलाउड था, लेकिन पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस पर अलाउ किया गया है। इसके थ्रू आप जेम पे जो इनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, जेम के थ्रू आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर, उस पर ख़रीद भी कर सकते हैं और उस पर चीज़ें अपनी बेच भी सकते हैं। ये फैसिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिलाई गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव
40वां जो है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC का रोल काफ़ी एक्सपैंड किया जा रहा है। NCDC बेसिकली हमारी पैक से लेके सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिफरेंट पर्पस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। NCDC के थ्रू लास्ट ईयर में 41,000 करोड़ से ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और अब इस साल जो प्रेजेंट ईयर है उसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो NCDC के द्वारा किया जाएगा। इसको आने वाले समय में 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने की मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट, दूसरा इनिशिएटिव जो है वो अगेन ट्रेनिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। NCCT जो नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, उसके रोल को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। NCDC के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनको कैसे हम ग्रास रूट लेवल तक हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स की ट्रेनिंग हो, इसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। अगला जो इनिशिएटिव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ये कोऑपरेशन पॉलिसी इससे पहले कोऑपरेशन पॉलिसी साल 2002 में बनी थी और इस साल अभी बहुत जल्द ये नई कोऑपरेशन पॉलिसी आने वाली है। इसके लिए काफ़ी लंबे डिस्कशंस और कंसल्टेशन हुए हैं, तो नई नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाने के ऊपर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का स्ट्रेंथनिंग, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो सब रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उनका सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा देखा जाता है। तो कैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस भी स्ट्रेंथन हो, उसका कंप्यूटराइजेशन हो, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसको जो उनका जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेके और बाकी सारी गतिविधियों का उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है और ये पूरा आने वाले समय में 100% डिजिटल होगा। इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो हमने इसमें दिया है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। ये लास्ट ईयर से हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 का, उसमें अमेंडमेंट के ऊपर काम चल रहा है और इस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी जिसने उस बिल को पास किया है और अब आने वाले सत्र में, इसी मॉनसून सत्र में ये एक्सपेक्टेड है कि ये बिल वापस से पार्लियामेंट में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, 45वां इनिशिएटिव जो इसमें है वो अगेन पैक्स कंप्यूटराइजेशन की तरह एक और स्कीम लाई जा रही है, वो है ARDBs एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन। इसके ऊपर अभी योजना बनाई जा रही है। तो जिस तरह से पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो रहा है उसी तरह से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का भी कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। 46वां इनिशिएटिव जो इसमें हमने दिया है वो है रिफंड टू द इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। ये आपको जानकारी होगी, अभी 18 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने इसका जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सभी सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे वो सब लोग पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे और उनको ऑनलाइन तरीके से डिजिटल फॉर्म में उनको अपना पैसा वापस मिलेगा। 47वां इनिशिएटिव जो है वो न्यू स्कीम फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक और नई स्कीम लाई जा रही है कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी तक कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग में कुछ एरियाज़ में उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स अभी नहीं थे। तो पूरे देशव्यापी नेशनल लेवल पे किस तरह से बेस्ट कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, इसके लिए एक स्कीम बनाई जा रही है और अभी इसके लिए कंसल्टेशंस मिनिस्ट्री की तरफ से चल रहे हैं। 48 नंबर पे जो इनिशिएटिव है वो है स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ द स्टेट। जिस तरह से हम सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह डिजिटल बना रहे हैं, उसी तरह से एक स्कीम पे काम चल रहा है कि कैसे स्टेट रजिस्ट्रार जो होते हैं जिनके अंडर में सारी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, उनके ऑफिस को भी पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए, उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारी चीज़ें 100% ऑनलाइन हो। इसके ऊपर स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन चल रहा है और इस पर काम आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड में हमने ये बताया कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं 48 मेजर इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री के, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाने के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। तो आउटरीच एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी आपको हमारी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी और साथ ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इनके बारे में रेगुलर अपडेट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं।
और ये सारे इनिशिएटिव्स का जो कंपाइलेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इनका बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए ये सारे इनिशिएटिव्स को हमने पैक्स से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स, RCS सभी लोगों को इनको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। इनके ऊपर मंत्रालय कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा है जिनके माध्यम से YouTube एवं अन्य माध्यमों से इनको वीडियोस को रिलीज़ किया जाएगा और नेशनल फेडरेशंस के साथ बड़ा क्लोजली काम किया जा रहा है। जितनी हमारी नेशनल फेडरेशंस हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी सबकी मंथली मैगज़ीन्स पब्लिश हो रही हैं और उन मंथली मैगज़ीन्स में मंत्रालय के इनिशिएटिव्स या कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहे कामों के ऊपर वाइड पब्लिसिटी जो है दी जा रही है। उनके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं और ये लास्ट में यहाँ हमने मेंशन किया है कि आप मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट, मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को आप एक्सेस करके इन इनिशिएटिव्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मंत्रालय की तरफ से इतना ही मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। आप सबको आज पूरे दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार सिंह जी का और श्री कपिल मीना जी का, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये सभी हमारे साथ जानकारी साझा करने का कि किस तरह से जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बहुत सारे कदम उठा रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है पैक्स को भी और अधिक सक्षम बनाने की तरफ, और ये सभी जानकारी आप इनके वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। और बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि आज के श्री अमित शाह जी। अब से थोड़ी देर बाद उनका इस सभागार में आगमन होगा और हम अपना उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे। सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी साइलेंट मोड या मीटिंग मोड पर रखें। और अब एक बार फिर CSC का जो विज़न है, जो मिशन है, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस संकल्प के साथ हमारे VLEs, हमारे CSC काम करते आए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बहुत ही सुंदर गीत में इसे हमने पिरोया है और आपके समक्ष इसे अब प्रस्तुत करते हैं। पेश है CSC गीत। बची है वो भी कल को जीत लेंगे, जी को भी। CSC मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट जोड़ के, हर साल की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नया नई
CSCs के माध्यम से सरकार आपके घर तक आ रही है। ये सेवाएं लेकर आपको नहीं आना है, सरकार आपके दरवाजे पर आ रही है, आपको और अधिक सक्षम बनाने की तरफ, सशक्त बनाने की तरफ, जिससे सरकार की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाकर आप देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का भी आप लाभ ले सकें। और इसके बारे में आपसे थोड़ी देर बाद जब हम अपना उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे और जानकारी दी जाएगी हमारे माननीय मंत्रीगण द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमें इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। देवी सज्जनों, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी का, हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता केंद्रीय मंत्री। और उसी उत्साह और जोश के साथ, सम्मान के साथ स्वागत विशेष अतिथि का आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे माननीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री, और श्री BL वर्मा जी का, आदरणीय सहकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री का। और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, विशेष अभिनंदन और विशेष स्वागत और आभार। 1000 से ज़्यादा देश भर से जो हमारे पैक्स के प्रतिनिधिगण, सदस्यगण इस आज की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। और सबसे पहले हम विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय पथ प्रदर्शक, हमारे माननीय श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। दिव्य सज्जनों, आज की ये विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी उनकी सोच है, उनके प्रयत्नों के कारण आज ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। तो उनका अभिवादन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री अश्विनी वैष्णव जी से, हमारे माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री। उनसे निवेदन है कि वह माननीय मंत्री जी का शॉल भेंट कर अभिवादन करते हुए और साथ साथ इस समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक ये पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। और आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करना चाहेंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी, जिनकी देखरेख में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री ज्ञानेश कुमार जी को, हमारे माननीय सचिव सहकारिता मंत्रालय।
और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अल्केश कुमार शर्मा जी को, हमारे माननीय सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उनसे निवेदन है कि वह सभी की तरफ से श्री BL वर्मा जी का, हमारे माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, उनका स्वागत करें अभिवादन करते हुए और ये खुशहाली का प्रतीक ये पौधा भेंट कर। और इसके साथ साथ हमारे साथ मंच पर श्री आलोक अग्रवाल जी भी हैं और श्री संजय कुमार राकेश जी भी। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करते हुए हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के साथ साथ नाबार्ड के साथ और CSC SPV के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत CSC SPVs अब पैक्स को सक्षम बनाएंगी CSC के रूप में कार्य करने की तरफ। और अब पैक्स के माध्यम से CSC की जो 300 से ज़्यादा जो सेवाएं हैं, अब वो देश के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचेंगी और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी और अधिक सशक्त और सबल बन पाएगा, जागरूक बन पाएगा इन सेवाओं को प्राप्त कर। तो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, सभी के विकास को, सभी के समृद्धि को समर्पित, और आज उसका औपचारिक शुभारंभ हो रहा है। तो इसका आगाज करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर ईश्वर की स्तुति, वंदना और आशीर्वाद के साथ। और मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ साथ पैक्स द्वारा प्रदान की जा रही CSC सेवाओं की जो परियोजना है उसका वे अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। तो सभी की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आज की इस विशेष परियोजना का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कार्यरत हैं, जो लगभग 300 से ज़्यादा सेवाएं लोगों के घरों के आसपास तक पहुंचा रहे हैं। CSC SPV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय राकेश जी के नेतृत्व में ये संस्थान गांवों में उद्यमिता की लहर फैलाकर विकास को देश के कोने कोने तक लेके जा रही है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे CSC SPV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय राकेश जी को उनके विचारों के लिए और उनके स्वागत संबोधन के लिए। सभी को नमस्कार। आज पैक्स द्वारा CSC की सर्विसेज प्रदान करने के इस औपचारिक शुभारंभ समारोह में आए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में पिछले 2 सालों में सहकारिता के क्षेत्र में कई रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के नारे के तहत सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव्स का विवरण आपने कुछ समय पहले सुना होगा। उसी कड़ी में आज पैक्स को और सशक्त बनाने के लिए
सीएससी की सर्विसेज प्रदान करने का शुभारंभ आज यहाँ से होने जा रहा है, जिसके तहत अब पैक्स अपने सदस्य किसानों को एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी कृषि आधारित सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, आधार की सर्विसेज और टेली कंसल्टेशन जैसी सर्विसेज भी दे सकेंगे। और इसके अलावा जैसा कि आगे बताया गया कि 300 से ज़्यादा सर्विसेज जो सीएससी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, ये सभी किसानों को और सभी नागरिकों को मिलेंगी। मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी स्वागत करता हूँ। सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री का ही एक इनोवेशन है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अब शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने गांव में, बगल में अपने ही कम्युनिटी के पर्सन के द्वारा उसको ले सकते हैं। और माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज की तारीख में 5 लाख से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जो ग्रामीणों को देश के डिजिटल एम्पावरमेंट में अपना योगदान कर रहे हैं। साथ ही मैं माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट के कारण ही हम अल्प समय में 17,000 से ज़्यादा पैक्स को सीएससी के सिस्टम में ऑनबोर्ड कर पाए हैं और आशा है कि बाकी बचे हुए जो पैक्स हैं उनको भी जल्द हम इस फोल्ड में ला करके पूरे देश के लोगों को सीएससी की सुविधाएं पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के सचिव श्री अलकेश शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री शर्मा जी इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं और आईटी मिनिस्ट्री के सचिव के रूप में उन्होंने हमेशा ही सीएससी की नई इनिशिएटिव्स का पूरा सपोर्ट किया है और हमें आशा है कि आगे भी उनके सपोर्ट से सीएससी आगे बढ़ता जाएगा। मैं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव श्री आलोक श्रीवास्तव जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आज के इस समारोह में आए हुए विभिन्न मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का, राष्ट्र स्तरीय सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एवं विभिन्न राज्य से आए हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके प्रेजेंस से, उनके सपोर्ट से ही इस मूवमेंट को आगे ले जाया जा सकता है। मैं मीडिया के कर्मियों और सीएससी के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं तथा मैं देश के विभिन्न भागों से आए हुए पैक्स के प्रतिनिधियों का और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पे ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख रहे किसानों का, हमारे वीएलई भाइयों का और अन्य दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। उनका पार्टिसिपेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभकारी होगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आने वाले दिनों में पैक्स और सीएससी मिलकर किसानों और ग्रामीणों के सभी जरूरतों के लिए करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिव्य सज्जनों, सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही 300 से ज़्यादा सेवाएं, इनको विस्तार से एक पुस्तक में संकलित किया गया है। मैं माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें।
देवी सज्जन, इस पुस्तक का शीर्षक है पैक्स एक सीएससी केंद्र के रूप में। यह पुस्तक सीएससी पर दी जाने वाली सभी प्रमुख सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है और पैक्स को सीएससी द्वारा विशाल अवसरों के बारे में जानकारी देती है। 12 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसे 12 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। आखिरी पन्ने पर QR कोड है और इस QR कोड को आप स्कैन कर अपनी पसंदीदा भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। और अब पैक्स किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी के लिए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना जुड़ा है ग्रामीण भारत के विकास से। इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी उन्होंने बताया है, सहकार से समृद्धि। मोदी सरकार सहकार को विकास की धुरी बनाना चाहती है और उनके अनुसार इस तक पहुंचने का जरिया है पैक्स और लैम्प्स। पैक्स और लैम्प्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो कृषि एवं कृषि आधारित विभिन्न गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यावधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 1904 में दक्षिण भारत में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना से देश में शुरू हुई सहकारिता आंदोलन की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। सहकारिता आंदोलन की इन्हीं उपलब्धियों को पूरे देश में दोहराने के लिए मोदी सरकार इस साल के बजट में कई विशेष प्रावधान करके पैक्स की व्यावहार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पहले हमें बीज खाद लेने के लिए साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ हमें खाद बीज के लिए तुरंत लोन उपलब्ध कर देते हैं। पैक्स से हमको इस फायदा मिल रहा है कि वहाँ से हमको बीज मिलता है और वहाँ से खाद भी मिलता है, तो वही बीज को हम लोग यहाँ ला करके लगाते हैं और उसी से हम लोग जीविका चलाते हैं। इसके अलावा इन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि और जन औषधि केंद्रों के रूप में काम करने के लिए भी सक्षम बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब देश के सभी पैक्स सीएससी केंद्र का काम भी करेंगे और डिजिटल इंडिया के जरिए ग्रामीण भारत के चेहरे पर मुस्कान लाने के सपने को साकार करेंगे। 20 अलग अलग प्रकार के कामों को पैक्स के साथ जोड़ा जाए और वो 20 कामों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है सीएससी का दर्जा पैक्स को देना और सीएससी की सुविधाएं ग्रामीण जनों तक पैक्स के माध्यम से पहुंचाना। जब पैक्स सीएससी से भी युक्त होंगे और पैक्स एफपीओ भी बनेंगे, पैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ता अनाज की दुकान को भी धारण कर पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल बहुउद्देशीय जो पैक्स की रचना है वो पैक्स को वायबल बनाएगी। सीएससी एसपीवी देश के ग्रामीण भारत में आईटी सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। इन सेंटर्स के माध्यम से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की तकरीबन 300 से अधिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी की जाती है, जैसे टेलीलॉ के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचितों तक न्याय पहुंचाना, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के लिए आवेदन, आधार कार्ड में सुधार, टेलीमेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवा और सलाह उपलब्ध कराना, सभी तरह की प्रीमियम जमा कराना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पेंशन सेवा, डीजीपे के जरिए कभी भी कहीं भी पैसे निकालने की सुविधा और ई विज्ञापन सेवा एवं अन्य उपक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना आदि।
सीएससी का काम करने से पैक्स का आर्थिक सशक्तिकरण तो होगा ही, साथ ही इनके लगभग 13 करोड़ सदस्यों के अलावा गांवों की एक बड़ी आबादी भी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी और डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़कर अपने जीवन स्तर को और बेहतर बना पाएंगी। इससे हर पैक्स में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पैक्स का एक विशाल नेटवर्क है और ये गांव में खुशहाली लाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। अतीत में देश के छोटे और सीमांत किसानों को सूदखोर महाजनों और साहूकारों के जाल से बचाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मोदी सरकार नीतिगत प्रोत्साहन के जरिए इस 1 सदी से अधिक पुराने संस्थान को बढ़ावा दे रही है। तो देवी सज्जनों, ये है बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर और अभी तो ये और निखरेगा और बढ़ेगा और प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। और देवी सज्जनों कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और अब सीएससीज और पैक्स के इस गठबंधन से आम नागरिक और अधिक सशक्त बनेगा, सक्षम बनेगा, जागरूक बनेगा, किसानों को इसका और अधिक लाभ मिलेगा और अधिक वो स्वावलंबी बनेंगे। और सीएससी का जो विजन है, मिशन है, उसमें पैक्स के माध्यम से और अधिक गति आएगी, इसके साथ साथ प्रभाव पड़ेगा। तो अब आज के इस अवसर पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनके इंस्पायरिंग लीडरशिप में आज पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है। माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, सहकारिता विभाग के सचिव, IT विभाग के सचिव, CSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में पैक्स और CSC के सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज ये जो इतना बड़ा समारोह है, जिस समारोह में पैक्स को CSC के साथ जोड़ा गया है, माननीय गृह मंत्री जी के इंस्पिरेशन से, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कुछ लोग हैं जो कि समावेशी शब्द को, इंक्लूसिव शब्द को अपनी एक अलग धारणा में रखने की कोशिश करते हैं और कहना चाहते हैं कि वही इंक्लूसिव है, वही समावेशी है। लेकिन आप देखें, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेवारी संभाली, गवर्नेंस का और सरकार के काम करने का जो तरीका है, उस तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव है जिस बदलाव में समाज के गरीब से गरीब वर्ग को, कमजोर से कमजोर परिवार को, हर वंचित और शोषित को सरकार की सुविधाएं किस तरीके से बिना बिचौलियों के एक शुचिता के साथ मिल सके, वो एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा सफल प्रयास है। वो सही मात्रा में, सही तरीके से समावेशी विकास की एक डेफिनेशन है। मैं आपके सामने 3 या 4 उदाहरण रखूंगा, जिन उदाहरणों से ये चीज सिद्ध होती है। आप याद करें, 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया था, जन जन का बैंक अकाउंट खोलने का, जन धन योजना। कई लोग थे, कहते थे कि अरे भाई, गांव में कौन कोई बैंक अकाउंट खोलेगा, कौन बैंक में जाएगा, ये होगा वो होगा। क्रिटिसाइज करने वालों की संख्या बहुत थी, लेकिन मोदी जी का विचार एकदम स्पष्ट था। उनकी नीति और उसमें जनधन के बाद में क्या होगा, वो सब एकदम स्पष्ट था। 40 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। 40 करोड़, आप इसका अनुमान लगाइए, पूरे यूरोप की जनसंख्या 40 करोड़ है। पूरे के पूरे यूरोप, जिसमें कितने देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन,
इतने कई सारे देशों की सारी जनसंख्या मिला लो तो भी 40 करोड़ नहीं होती है, वैसा 40 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले गए। ये पहला कदम था। इसमें एक आधारभूत संरचना बनी। फिर 80 करोड़ लोगों को डिजिटल सर्विस वाली मोबाइल सर्विसेज दी गई। 80 करोड़ का मतलब आप समझो पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप का अगर जोड़ कर दो, 35 करोड़ यहाँ पे और 40 करोड़ यहाँ पे, 35 करोड़ अमेरिका, 40 करोड़ पूरा यूरोप, उससे भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो कि 4G सर्विस से युक्त है, डिजिटल सर्विस से युक्त है, वो आया। यानी बैंक अकाउंट हुआ, मोबाइल सर्विस हुई, साथ में जोड़ा गया आधार। आधार को मोबाइल से जब जोड़ा तो एक ऐसी त्रिमूर्ति बनी, मोबाइल आदि इत्यादि। इसी श्रृंखला में आज पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का शुभारंभ किया गया। देश में सहकारिता के क्षेत्र में इस आंदोलन को लाने के लिए हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हम माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनका हमें इस पहल में अमूल्य सहयोग मिला। हम माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी के भी आभारी हैं, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी का भी बहुत आभार, जिनके अथक प्रयासों से मंत्रालय अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आभार सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी श्री अलकेश शर्मा जी का भी, जिनके सहयोग से ये मुहिम आगे बढ़ सकी। मैं श्री संजय कुमार राकेश CEO CSE तथा उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आभार मंत्रालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का, जिनके अटूट परिश्रम और सहयोग से भी हमारी सभी पहले आगे बढ़ रही हैं। मीडिया से पधारे हमारे सभी सम्मानित मित्रगण का भी बहुत आभार, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में है। धन्यवाद आप सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का, जो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, मेरा भारत और बड़े इसी मनोकामना के साथ अपने देश, अपनी राष्ट्रभूमि को शत-शत प्रणाम करते हुए आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः श्री अमित शाह जी का, श्री अश्विनी वैष्णव जी का, श्री BL वर्मा जी का और मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे सहकारिता मंत्री अपने संदेश के माध्यम से सभी में एक नया जोश और एक नई दिशा हमें दिखाने का, उनके सपने को, प्रधानमंत्री जी के नए सपने को हम संजोते हुए और उसे साकार करेंगे, सहकार से समृद्धि के सपने को